रामविलास भारती जी, स्वतंत्र जी, पंकज यादव जी और तमाम जो अतिथि लोग आए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्लास 4 से बच्चे बैठे हो ना, 3rd से, तो क्लास 3rd से लेके क्लास 12 तक और उसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ जो बच्चों के गार्जियन, आज संडे जैसा इम्पॉर्टेंट डे, अपना सारा काम वाम छोड़ के जो यहाँ आए हो, आप सबको नमस्कार। और बच्चों देखिए, मैं आज आपके कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बन के आप आई हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक। और पढ़ने लिखने का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है। हम लोग छोटे से जब होते हैं ना, तो बच्चा पहले हाथ पांव मारना सीखता है, फिर थोड़ा बकैया चलना सीखता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखता है, फिर जब वो खड़ा होना सीख जाता है फिर तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, तो मम्मी पापा उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ तत्ता है तत्ता, तो जैसे आग देखे हाँ तत्ता है तत्ता, चाय का कप ला के रख दीजिए तत्ता है, तो शुरू हो गई ना प्रक्रिया सीखने की, वहीं से शुरू हो गई। तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, एक कहावत है ये कि शिक्षा जो होती है वो जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक वो जो लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। आज आपके इस कार्यक्रम में आने से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इनफैक्ट आप ये प्यारे प्यारे बच्चों के सुंदर सुंदर चेहरे जब देखती हूँ ना, छोटा सा एक सर्टिफिकेट मिलता है तो हमारे लिए वो कोई बहुत बड़े प्राइस से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ही हमें आगे लेकर के जाती हैं। हम लोग मम्मी को देखते थे, मेरी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मम्मी ने हमेशा घर का काम करते हुए हमने उनको देखा, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन धुलना, घर का साफ सफाई करना, पापा की सेवा करना, घर में और जितने लोग हैं हमने हमेशा ये देखा, तो लगा कि अरे यार यही काम हमें भी करना पड़े, क्योंकि हम उसी से सीखते हैं ना। मम्मी खाना बनाती, पास में बैठ जाते, मम्मी बर्तन धुलती, साथ में बर्तन धुलवा रहे थे, पापा बहुत नाराज़ होते थे कि नहीं ये नहीं करना है। फिर मम्मी को भी ये लगा कि मेरी बेटी इसलिए नहीं बनी। हम 3 बहनें हैं, मैं अपने बारे में ही आपको थोड़ा सा बता दूँ। पापा मम्मी हमेशा ये कहते थे कि तुम लोगों का काम किचन में नहीं है, यानी कि मम्मी जो काम कर रही थी वो मम्मी ने कहा कि ये काम कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है, इसके लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये खर्चा करिए, कोई भी खाना बनाने वाला आपको आराम से मिल सकता है। माँ ने पूरी ज़िंदगी खाना बनाया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी भी खाना बनाए, चूल्हा फूके, यही काम करे। उन्होंने कहा तुम पढ़ो। तो हम पढ़ते भी थे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रहता था कि हमको अगर कभी अकेले रहना पड़े तो हम भूखे भी ना मरें। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ों को, वो सीखने का प्रोसेस चलता है। और जब हम और बड़े हुए और भगवान बुद्ध के बारे में जब हमने पढ़ा, तो बुद्ध की शिक्षाओं में एक वर्ड आता है एही पस्सिको। एही पस्सिको का मतलब होता है आओ पस। पस जो है वो संस्कृत में अगर पस धातु पढ़ाई जाती है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, वो संस्कृत वर्ड ओरिजिनल पाली वर्ड है, उसको पस से बोलते हैं। पस, पस माने होता है देखना, तो एही पस्सिको, एही मतलब आओ, पस्सिको यानी देखो, देखो, जानो और फिर मानो। तो किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा चली आ रही है। तो परंपरा क्या चली आ रही थी कि औरतों का काम केवल घर में रहना है, लेकिन टूटा वो परंपरा, टूटा। घूंघट करती थी खूब लंबा सा, वो परंपरा टूटा। हमने सीखा कि उस काम को नहीं भी कर रहे तब भी किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई मर नहीं जा रहा है, कोई जी नहीं जा रहा है, आराम से चल रहे हैं। हमने सीखा कि माँ अनपढ़ थी लेकिन बेटी बीएचयू में प्रोफेसर हो गई, तो माँ ने ये जाना कि प्रोफेसर होने की क्या कीमत है, तो एक बेटी को प्रोफेसर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक बेटी को, हम लोग अपना पूरा क्रेडिट माँ को ही देते हैं। क्योंकि हम अंग्रेज़ी जब पढ़ाते हैं तो फ्रांसिस बेकन एक ऑथर है, एसेइस्ट कह लीजिए, वो ऐसे लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर बच्चा जो है वो बदमाश अच्छा निकलता है, यानी अच्छे काम करता है, तो पिता अपना कॉलर ऊपर करके घूमता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और बच्चा अगर नालायक निकलता है तो माँ जो है वो हर समय ब्लेम की जाती है। ये फ्रांसिस बेकन भी कहते हैं और हम लोग व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं। तो ये हकीकत है कि हम लोग अपना पूरा क्रेडिट माँ को स्पेशली देते हैं, क्योंकि माँ से चीज़ें सीखते हुए आए कि जो माँ की ज़िंदगी थी, माँ ने जितना परिश्रम किया, जो संघर्ष किया, पिता ने जो संघर्ष किया, परिश्रम किया, हमको उस स्टेप से आगे लेके जाना कि अगर पापा प्राइमरी में अध्यापक है तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक पहुँचें या फिर उससे आगे पहुँचें। पापा अगर कोई ऐसे नॉर्मल कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होता है पहले कि हम नौकरी पालें। तो हर एक स्टेप हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि वो आगे बढ़ें, और वो कैसे आगे बढ़ते हैं, वो इसी प्रकार की जो छोटी छोटी परीक्षाएं जब आप देते हैं, इन्हीं परीक्षाओं से आप निकल के आगे बढ़ते हैं। तो वही फ्रांसिस बेकन जब इन परीक्षाओं को आप करने के लिए, पास करने के लिए जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं स्टडीज सर्व 3 पर्पसेस। शिक्षा का 3 पर्पस होता है। एक कहते हैं ऑर्नामेंट,
एक कहते हैं एबिलिटी और एक डिलाइट। डिलाइट का मतलब है एक कुछ लोग पढ़ते हैं मजा लेने के लिए, हाँ ठीक है मजा आता है पढ़ने में। तो स्टडीज सर्व 3 पर्पसेस, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो एक तो बस खुश रहने के लिए पढ़िए, दूसरा ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब है कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं तो एकदम तर्क वाली बात करते हैं कि जब हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे थे तो हम आपको सर्टिफिकेट एक हाथ से भी दे रहे थे, ऐसे करके भी। लेकिन आमतौर पे हम लोगों के घरों में बताया जाता है कि दोनों हाथ लगा करके दीजिए, बड़ा शुभ होता है, अच्छा होता है। अब इसी शरीर का ये भी हाथ है, इसी शरीर का ये भी हाथ है, एक से देंगे तब भी वो दिवाएगा और दूसरा देंगे तब भी दिवाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 2 हाथ नहीं होते तो वो एक ही हाथ से अपना बहुत सारा काम कर लेते। तो इसी बॉडी पार्ट के 2 हिस्से हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि 2 हाथ लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा। कई लोग ऐसा आधा हाथ भी लगा करके देते हैं। तो अगर ये चीज़ है तो ऑर्नामेंट हम तर्क दे सकते हैं। ऑर्नामेंट का मतलब है कि कहीं भी बैठे किसी भी बात पे हम तर्क कर सकते हैं। जो बुद्ध ने दूसरी बात कही कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि परंपरा चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग उसका पालन करते हैं। तो हम एक हाथ से भी देने में बहुत सक्षम हैं, हम दोनों हाथ लगा दें तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, कोई स्पेशल उस बच्चे के ऊपर एम्फेसिस नहीं हो जाएगा। तीसरा बोलते हैं एबिलिटी, यानी योग्यता बढ़ाने के लिए। और वो योग्यता किस प्रकार की होती है कि आप समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, और वो व्यवहार के लिए आगे बहुत सारी कहावतें ऐसी है, क्योंकि हम लोग तो प्रोफेसर है, दिन भर इधर उधर की बातें दिमाग में चलती रहती है, तो पढ़ाने के दौरान भी बताते हैं कि स्टडीज परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। यानी शिक्षा जो होती है वो व्यवहार को परफेक्ट बनाती है और इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस यानी अनुभव से वो और परफेक्ट हो जाती है। हमारी मम्मी लोग सीधा पल्ला साड़ी पहनती थी, फिर लगा कि ऐसे भी साड़ी पहनी जा सकती है तो उल्टा पल्ला साड़ी पहनने लगे, फिर लगा कि अभी और फैशनेबल तरीके से साड़ी पहन जाती है, और आज यूट्यूब खोल लीजिए तो बाप रे बाप, साड़ी को आप स्कर्ट बना के पहन सकते हैं, साड़ी को आप गाउन बना के पहन सकते हैं, इधर से पल्लू उधर से पल्लू। तो ये एक्सपीरियंस से आता है। अब किसी ने ये फल चखा होगा ना, किसी ने चखा होगा कि ये एप्पल का फल जो होता है इसको खाइए तो शरीर में खून बढ़ता है, आयरन बढ़ता है। किसी ने टेस्ट किया होगा, धतूरा खा के मरा होगा, तब कहा गया कि ये नहीं खाना है। तो दे आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के आधार पे हम बहुत सारी चीज़ें जो सीखते हैं उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो किताबी ज्ञान है। अब उसने बोल दिया कि बहुत सारे ऐसे आजकल आप वीडियोस में देखते हो, वो गई लड़की ससुराल पहुंची, पापा की परियां टाइप की स्पेशली जो बनते हैं, वो पहुंची, बोले कि चाय बनाने के लिए क्या जरूरी, चीनी डालो, शक्कर डालो, दूध डालो, सब डालो। ये बताना भूल गया कि गैस भी जलाना होता है। वो सीधे गई, अपना तीनों डाल के हिला के लेके चली है, ये चाय, कहीं इसको चाय बोलते हैं? कह रहे वो यूट्यूब पे तो यही बोला था कि ये उसने ये देखा ही नहीं कि नीचे गैस जल रहा था कि नहीं, उसको खौलाना भी पड़ता है। तो दे आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, अनुभव। वो अनुभव कैसे होता है? वो हमारे डे टू डे लाइफ में आसपास की जगहों पे वो हमको अनुभव होता है। सड़क पे गड्ढा है तो मम्मी जब साथ में लेके स्कूल जाती है ना तो पहले बता देती है ना कि ये गड्ढा है, इसको फांद के जाना है या इसके बगल से जाना है। अगर उसके ऊपर से जाओगे तो उसमें अगर पानी है, कीचड़ है, तो आपका कपड़ा गंदा होना है, हो सकता है आपका टांग भी टूट जाए। तो ये अनुभव से धीरे धीरे हम सीखते हैं, और वो अनुभव जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं वो अनुभवों को हमें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि उंगली पकड़ के चल रहा हूँ, दोस्त देगा सा अच्छा गड्ढा है यार तो गिरने दो ना, उसको वो गिरेगा, उसका कपड़ा गंदा होगा, हमें क्या। नहीं, शिक्षा हमको प्रोग्रेसिव सोच सिखाती है, प्रोग्रेसिव सोच की तरफ बढ़ाती है। और वो प्रोग्रेस केवल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से, कोई कंपटीशन पास करने से ही नहीं होता है। वो अनुभव होता है कि जो वहां तक पहुंचने के योग्य है, कैसे आपने उसको जरा सा सहारा दे दिया और वो आगे तक पहुंच गया। ऐसा ओलंपिक में भी एक बार हुआ, एक जो दौड़ने वाला था वो बहुत तेज दौड़ रहा था, वो दौड़ के अंतिम रेखा तक पहुंचने वाला था, लेकिन तब तक वो लड़खड़ा के गिर जाता है। तो जो उसके पीछे दौड़ रहा था वो तब तक दौड़ता दौड़ता उसके पास पहुंच जाता है। वो चाहता तो जाकर के वो पाला छू लेता और वो दौड़ में प्रथम आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने देखा कि जो गिर गया, उसने तुरंत उसको उठाया, उसका हाथ पकड़ा और दोनों साथ साथ दौड़े। और जब वो फीता आया जो टच करने का था, उसने उसको छोड़ दिया कि जाके वही पहले टच कर ले। वो फर्स्ट आया और वो सेकंड आया। लेकिन आजकल की जो दौड़ और आजकल की जो एजुकेशन है और आजकल की जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है, यानी कि जो बच्चों का पालन पोषण स्पेशली हम लोगों के जैसे जो माँ बाप करते हैं, वो यही कहते हैं कि तुझे आगे जाना, तुझे आगे जाना, तुझे आगे जाना, तुझे आगे लेके, तुझे आगे तो जाना है। लेकिन एसिमिलेशन एक वर्ड होता है, समाहित कहते हैं उसको। समाहित करना कैसे सीखेगा? वो समाहित करना तभी सीखता है कि उसने देखा, बच्चे ने, कि मेरे सामने केवल मेरे मम्मी है और मेरे पापा रहते हैं और मेरा एक भाई रहता है। तो उसने अपने 4 लोगों के परिवार तक अपने आप को लेकर के सीमित कर दिया। जो बच्चे पूरे परिवार के साथ में, यानी दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, सबके साथ में रहते हैं, वो बच्चे देखिए कितने शार्प होते हैं। वो कहीं पे भी गिरते हैं, कपड़ा झाड़ते हैं और उसके बाद फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। किसी
से लड़ाई झगड़ा करना हो तो दौड़ के एकदम। और जो एकल परिवारों में बच्चे रहते हैं, मम्मी मम्मी आज उसने हमको बहुत तेज मारा, तो माँ उसको कहती तू नहीं मार सकता था क्या? तो कैसे मारता? उसने सीखा ही नहीं ना, उसने देखा ही नहीं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी गार्जियन से अनुरोध है कि समर वेकेशंस खत्म हो चुकी हैं, लेकिन समर वेकेशन हर साल आती हैं। न केवल समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, बल्कि इसके साथ में दिवाली, दशहरा और होली की छुट्टियां आती हैं। इन छुट्टियों में आप अपने घर जरूर जाइए। अपने माँ बाप आपके नहीं हो तो मौसी मौसा, चाचा चाची या ताऊ ताई जो भी हो, उनके पास आप ज़रूर अपने बच्चों को लेकर के जाइए, जिससे कि वो परिवार का महत्व सीख सके। जब वो घर परिवार को जानेंगे तभी वो व्यवहार के रूप में जानेंगे कि मुझे ये एक जो आया, एक बड़ा सा ये चॉकलेट का टुकड़ा मुझे मिला, तो अभी तो वो अकेले खा रहा है, लेकिन उसको शेयर करके अपने भाइयों के साथ में कैसे एक एक टुकड़ा। हम लोगों की आज तक आदत है, अगर एक टॉफ़ी भी मिली तो आज भी वही छोटी वाली आदत है कि उसको पन्नी के अंदर ही मुंह से दांत दबा के तोड़ देते हैं, 4-6 टुकड़ा हो जाता है। फिर जितने लोग होते हैं, ले ले तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, ताकि ये मत कहना कि एक टॉफ़ी अकेली थी कि तूने खा लिया। हम लोग अभी भी ट्रेवल करते हैं। आपको मैं बताऊं, मैं BHU में प्रोफेसर हूं, लेकिन इस बार मुझे लालगंज लोकसभा से कंटेस्ट करने का मौका मिला। हम लोग जब प्रचार कर रहे थे चुनाव का, लोकसभा का, उस प्रचार के दौरान बहुत सारे बच्चे हम लोगों के साथ में तो जो गाड़ियों में 2-3-4 बच्चे बैठे रहते थे। बच्चे का मतलब है कि वो थोड़े मैच्योर बच्चे होते हैं। हम लोग बच्चों सबको बच्चा ही बोलते हैं। अब टॉफ़ी दो है, अब हम बोल के हमारा गला सूखा तो हमने टॉफ़ी रखी है, लेकिन पीछे बच्चे बैठे हैं तो अकेले नहीं खा सकते। तो वैसा ही हालत आज भी है कि जो बचपन से सीखा कि भले वो एक ही टुकड़ा है लेकिन सबको एक एक उसका इंच दे दे करके ही खाना है, वो आज तक तो वो सब सोचते थे अरे मैडम तो लोकसभा इलेक्शन लड़ रही है तो मैडम कैसे ऐसे दे सकते। मैंने भैया हम जो सीखे हैं ज़िंदगी में हम वही सीखेंगे। चुनाव में जीतना हारना तो अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये है कि जब हम एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं तो कोई बच्चा हमारे हाथों फेल होता है, कोई बच्चा हमारे हाथों पास होता है। तो ये भी हमें सिखाना है अपने बच्चों को जब हम छुट्टियों में घर लेके जाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों को हमें स्वीकार करना है। हम चुनाव हारे, हमें 2,10,000 वोट मिला, कोई कम वोट नहीं था। हमारे आसपास के सारे लोग रो रहे थे हमें छोड़ करके। सब कह रहे मैडम आपके माथे पे शिकन नहीं। DM SDM सब मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैडम चुनाव में आप हारी हैं लेकिन आपके चेहरे से बिल्कुल। हमने कहा क्या रोए आपको तब लगेगा? तो बोले कि नहीं, सबसे दमदार रूप में आप ही नजर आ रही हैं, एक एक कागज पत्थर आप इकट्ठा कर रहे हैं। हमने उनसे यही बात कही कि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो कोई बच्चा हमारे हाथों फेल होता है। BA MA की PhD की कॉपीज हम चेक करते हैं तो किसी बच्चे को हमने 2 नंबर भी दिया है BA MA जैसी क्लासेस में, किसी को हमने 0 नंबर भी दिया। आप कुछ नहीं लिख के आओगे, खाली कॉपी भर के आओगे तो नंबर थोड़ी तुमको मिलेगा। तुम सोचो BA में तो पास हो जाएंगे खाली। ये कृष्णा मौर्य गवाह है इस बात के, ये BHU से ही इन्होंने BA किया हुआ है। तो अब फेल हुआ तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम उस बच्चे को ये बता देते हैं कि देख बेटा, हम ये तो नहीं कह सकते कि तुमको कितना नंबर मिला है, लेकिन ये ज़रूर उसको इस बात के लिए तैयार किए कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो जब तुम फेल हो जाओगे तो उसके लिए तुम अपने बगल वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने कॉपी में नकल नहीं कराई थी इसलिए हम फेल हो गए। तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए। हमने अपनी हार को स्वीकार किया। वैसे हम अपने बच्चों को स्वीकार करवाते हैं कि देखिए आपने ये ओलंपियाड तो पास कर लिया, हो सकता है आप नीट की तैयारी करें, JEE की तैयारी करें, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, आप फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल होने का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है। हमने क्लास 7th 8th के बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा। एकदम कलेजा बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि इतने छोटे बच्चों के अंदर इतनी सेंसिटिविटी कहाँ से आ गई। अभी कोरिया का एक रिसेंट परसों का है न्यूज़ कि वहाँ का एक रोबोट जो था एक्सेस काम करने की वजह से, यानी एक्सेस वर्कलोड की वजह से, काम ज़्यादा करने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अभी उसकी जांच चल रही। एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि रोबोट तो एक मशीन होती है, वो सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इतना काम कर रहा था कि हो सकता है कि वो लड़खड़ा गया हो सीढ़ी पे से, उसकी बैटरी लो हो गई हो या किसी कारणवश, तो वो दूसरी मंजिल से वो नीचे गिर पड़ा और उसके पुर्जे गिर गए। तो उसको लोगों ने खबर बनाया कि एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। तो जहां पे रोबोट के पुर्जे अलग अलग होने की खबर को सुसाइड का रूप दिया जा सकता है, ऐसे में उन तमाम बच्चों के दिमाग को, माइंड को रीड करके अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना हमारी जिम्मेदारी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल के पेरेंट्स के साथ में है कि भले आपका बच्चा डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, लेकिन वो एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। जिस तरीके से मोबाइल ने हमारे बच्चों को, क्या हमारे पूरे घर को कब्जे में करके रखा है कि हम अगर व्रत करते हैं, किसी भी देवी देवता की, इष्ट देवता की आराधना करते हैं, तो आप व्रत करते हैं तो आप खाना नहीं खाते हैं। आपने कहा आज बिना अन्न का व्रत रखिए। कोई कहता है हम निर्जला व्रत रखते हैं, बिना पानी का व्रत रखते हैं। हम आज आपसे चैलेंज करते हैं कि आप खाना पीना खा करके आप मोबाइल बिना छूने का व्रत रखिए, तो आप, मैं जान जाऊं
आप मोबाइल छुए बगैर नहीं रह सकते, खाना खाए बगैर आप रह सकते हैं। ये हालत हो गई है। जिस प्रकार से मोबाइल ने एंट्री कर दी है, इसी प्रकार से माइंड को वॉश कर दिया गया है हमारे बच्चों को। स्पेशली हमारे बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं, वो दूसरों को गेम खेलता हुआ देख रहे हैं। मोबाइल में इतने सारे गेम चलते हैं, हम तमाम घरों में जाते हैं तो हम ये देखते हैं, मैं बाबू खेलो ये गेम, हम तुमको फायरफॉक्स खेलने के लिए मना नहीं करते, तुम खेलो गेम, लेकिन तुम खुद खेलो ना। वो कहते, एक कहावत भी अंग्रेजी में, अब वो औरतों के ऊपर हो जाती है कि औरतें खूबसूरत लगती है, आदमी औरतों को देखते हैं और औरतें खुश होती है इस बारे में कि लोग उनको देख रहे हैं। तो ये कहावत अंग्रेजी में, तो वैसे ही हमको लगता है कि एक गेम होता है कि कोई खेल रहा है और बच्चे उसको मजा कर रहे हैं कि वो दे आर वॉचिंग पीपल प्लेइंग गेम्स, तो वो गेम खेलते हुए देख रहे हैं। तो अब खेलते हुए देखने में आपकी बुद्धि का प्रयोग तो हो नहीं रहा है, और जब बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा है तो बुद्ध की बात सीधे सीधे आती है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि परंपरा चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, किसी महान पुरुष ने कहा है, किसी किताब में लिखा है, या बहुत सारे लोग उसका पालन करते हैं, या आपको अपना लगता है कि हाँ ऊपरी तौर पे कि ये सही है। बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मानो, तब मानो जब उसको एही पसीको, यानी पहले उसको जांच लो, परख लो, और अगर आपको वो लोक कल्याणकारी लगे तब आप उसको मानो। तो बच्चों के माइंड को रीड करके किस प्रकार से गेम डिजाइन किए गए, कार्टून डिजाइन किए गए, और किस प्रकार से धीरे धीरे करके उनके अंदर जाति का, धर्म का, देश का, कलर भी पहचानते हैं, वो शक्ल भी पहचानते हैं कि ये गोरी लड़की है, ये गोरा लड़का है, कलर का, ये तमाम भाव जो मन में अंदर पैदा किए जा रहे हैं, जाति, धर्म, रंग, भेद का, लिंग का, ये लड़की है तो ये लड़की का ये काम है, तू लड़की है तू खेल सकती है। ऐसे बहुत सारे लड़कों को हमने, बच्चों को देखा। मैं BHU में पढ़ाने से पहले मैंने 4 साल यूपी सैनिक स्कूल में मैं लेक्चरर थी। तो सैनिक स्कूल में तो हमारे यहाँ अभी लड़कियां पढ़ने लगी, लेकिन जब हम पढ़ाते थे तो केवल लड़के पढ़ते थे। तो वो हम लोगों की, जैसे अब मेरी 22-23 साल उम्र थी जब मैं वहाँ लेक्चरर हुई, लड़के बड़े खुश होते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो हमारे साथ की 2 टीचर्स थी, तो वो बोले कि ये केवल बॉयज़ स्कूल है, यहाँ पे लेडी टीचर्स केवल हम 3 हैं। तो अब हम 3 हैं तो अब आप समझ लीजिए कि लड़कों को महिला टीचरों से ज़्यादा पढ़ने में आनंद आता था। तो ये एक ऐसी चीज़, मतलब माइंड हम तब से रीड करना बच्चों का शुरू किए कि किस प्रकार से बच्चा एक एक चीज़ सीख करके आप आगे पढ़ते हैं। और जब हम BHU में आए तो बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे 7th-8th से पढ़ाए थे, वो बच्चे इंटर पास करके BHU में भी एडमिशन लिए। तो अब हम जिन बच्चों को 7th से पढ़ाए हैं, वो बच्चा अगर BA में आएगा तो ऑब्वियसली मेरे साथ उसका स्पेशल स्नेह होगा, तो स्पेशल अटेंशन भी रहता था, स्नेह भी रहता था। तो उनका हमने माइंड देखा कि जो बच्चे दूसरे अलग अलग स्कूल से, अलग अलग कॉलेजेस से आते हैं, उनका माइंडसेट उसी हिसाब से बनता है कि हमको क्या बनना है। अब हमने हमेशा से सोचा कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। हमने जिंदगी, IAS भी नहीं बल्कि मैं IPS बनना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में। IPS के नीचे हमने कभी ज़िंदगी में ख्वाब देखा ही नहीं। हमारे पापा ने शुरू से हमको जो है, उस ज़माने में पापा जो है मतलब बहुत हम सभी लोगों का बैकग्राउंड वैसा ही है कि जब खाने के लिए नहीं होता था, छप्पर वाले घरों में रहते थे, तो ऐसी जगहों से निकल के पापा लोग थोड़ा संपन्न हुए, और जब पापा लोग हुए तो उनका सपना था कि हम IAS नहीं बन पाए, लेकिन आप IPS जरूर बनिए। तो सपना ले करके आए, लेकिन कुछ शरीर में कुछ चोटें लग गई, उस वजह से वो सपना किनारे करके सोचे IPS नहीं, IAS बनना है, तो DM बनना है। DM बनते बनते दिमाग में आया कि और भी बहुत कुछ करना है, इसके अलावा समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि नौकरी पा गए, पैसा कमाने लगे, लेकिन इसके बावजूद मन में संतुष्टि नहीं थी। तो वो संतुष्टि का भाव कहाँ से आएगा कि हम जो अपनी शिक्षा है इसको हम अपने लोगों तक कैसे उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो वो संतुष्टि का भाव अब आता है जब हम लोगों के बीच में सही तरीके से अपने बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं कि तुमको मोबाइल के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है वो अंतिम ज्ञान नहीं है। मोबाइल के द्वारा तुमको लड़का लड़की में भेद सिखाया जा रहा है, मोबाइल के द्वारा तुमको रंग भेद सिखाया जा रहा है, ये गोरा है ये काला है। लड़के सेल्फी लेते हैं ऐसे रॉड सामने करके, मेरा भतीजा बहुत सांवला है तो वो क्या करता, रॉड हाथ में ले करके ऐसे करके तब सामने फोटो खींचता और लगाए, कहेगा बुआ ये देखिए, कोई कहेगा मैं इतना काला हूँ। तो अब उसके अंदर ये गोरा और काला और फिर काले को गोरा करने की टेक्निक कहाँ से आ रही है, ये मोबाइल से ही तो आ रही है। तो ये सारी चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में आ रही है। एक नजर हमको अपने बच्चों के ऊपर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस मोबाइल ने जितना फायदा किया है, फायदा बहुत किया है, लेकिन इस फायदे से बहुत ज्यादा कोरोना काल में नुकसान कर गया है। क्योंकि अभी तो हमारे पास लिमिटेड टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन कोरोना के दौरान 2 साल के टेन्योर में हमारे बच्चे लगातार मोबाइल पे ही थे। कहने को वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी।
और बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। तो हमारे बच्चे इन सब चीज़ों के ट्रैप में ना फंसे। यही 2-3-4 बिंदु थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। जब आपके बच्चों के चेहरे पे वो खुशी देखते थे तो वो खुशी हमको अपने ऊपर भी महसूस होती थी। हम दोनों पति पत्नी, 13 साल हमारी शादी को हो गए। शादी के समय ही मैं नौकरी कर रही थी। हमने ये तय किया कि हम दोनों में से एक आदमी नौकरी करेगा, ये हमने पहले से ही तय किया, तभी हम फ्री होकर के समाज का काम कर पाएंगे। और शादी के साथ ही साथ ये भी तय किया कि हम अपना कोई संतान नहीं करेंगे। और इसीलिए मेरे पास ये सारे बच्चे, जो आपके बच्चे, ये सब मेरे बच्चे। इसीलिए जब इनको मैं सर्टिफिकेट दे रही थी तो मुझे खुद से लग रहा था कि ये सर्टिफिकेट मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ। तो मेरे लिए एक एक बच्चा बहुत कीमती है कि ये सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखिए, हर बच्चा प्रोफेसर नहीं बन सकता, हर बच्चा नौकरी नहीं पा सकता। वो लोग भी जिंदा हैं जिनके माँ बाप नौकरी नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी, हमारे गांव की, हमारे देश की 80% जनसंख्या बिना नौकरी किए काम कर रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के माँ बाप नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छे गार्जियन हैं, एक बहुत अच्छे पिता हैं, एक बहुत अच्छे बेटे हैं, एक बहुत अच्छे माँ बाप हैं। वो हमारे बच्चे बने, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और बस एक चीज़ और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, कि जब आप पढ़िए तो बहुत देर तक लगातार बैठ के पढ़ने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं। हम कभी भी 1 घंटा से ज़्यादा कभी लगातार कुर्सी पे बैठ के पढ़ ही नहीं पाए। हमने अपने बच्चों को तैयार किया, अपने बच्चों का मतलब आपके जैसे लोगों को तैयार किया, बच्चों को तैयार किया। उन बच्चों में से एक बच्चा, ये समझ लीजिए कि वो आज डिप्टी एसपी है, वो डीएम हो गया होता, लेकिन उसके ऊपर कुछ कारणों से उसके ऊपर अटैक हो गया और उसको काफ़ी चोट लग गई, तो वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो बाद में डिप्टी एसपी बना। एक बच्चे को हमने तैयार किया और इस बार उसने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। लेकिन इन दोनों बच्चों को जब तैयार, इसके साथ साथ 2 बच्चों को हम और तैयार किए हुए हैं जो और आगे आकर के जो है इस तरीके से आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी करें। साथ ही साथ बच्चों को इस बात के लिए भी तैयार किया हुआ है कि सफलता और असफलता दोनों चीज़ आपको स्वीकार करनी है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी वो सारे बच्चे 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा कभी लगातार कुर्सी और मेज पे लेकर के किताब बैठ के पढ़े नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन भंग होना तय है। तो आप ब्रेक कर करके पढ़िए। और जैसे आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़िए। थोड़ी देर आपने अंग्रेज़ी पढ़ी, फिर आपको मज़ा नहीं आया। हमको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैथ्स में हम हमेशा फेल हो जाते थे। तो फेल होने का कारण जाना, बुद्ध ने कहा ना, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उपाय है, उपाय है तो दूर करने का तरीका है। तो तरीका क्या था कि 4 ही सम्स लगाने, 4 ही सवाल लगाने हैं, तो 4 ही लगाएंगे। अब 4 लगा लिए, दिमाग बैठा लिए, हाँ ठीक, तो उतना कर लिए कि जितना एग्जाम में पास हो जाए। तो अब आपका पढ़ने का मन हुआ अंग्रेजी, आपने अंग्रेजी पढ़ा और फिर जब आप बोर होने लगे तो आप मैथमेटिक्स लगाइए। तब आप मैथमेटिक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स कभी आपको सोने नहीं देती। गणित का मतलब है आपका एकदम ऐसे। मेरी छोटी बहन जो डॉक्टर है, वो इतनी भयंकर वाली रट्टू तोता है कि वो आज भी दवाइयों का नाम उसको ऐसे एकदम रटा रहता है। और जब वो हाई स्कूल का परीक्षा देने गई तो उसने गणित के सारे सवाल याद कर लिए थे, सारी पूरी जो ज्योमेट्री की और अरिथमेटिक की थी, पूरी बुक उसने याद कर ली थी। लेकिन गलती क्या हो जाती है जब हम रटते हैं कि मान लीजिए कि किताब में, पता है कि सवाल किताब से ही आना है। अब किताब में पूछा कि 78 + 2 = 80 होता है ना, किताब में तो 80 लिखा है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया 78 + 3, तो उस मूर्ख को इतना नहीं पता था कि 78 में 3 प्लस करिए तो 81 होता है, तो वो 80 ही लिख करके आ जाती थी, तो नंबर कटेगा ही कटेगा। तो ये भी ध्यान रखिए बच्चों, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो आज वो बच्चा निकल करके डॉक्टर बन गया। ठीक ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग के आसपास में हैं जो कि हाई स्कूल में 2 बार 3 बार 4 बार फेल हुए, लेकिन वो आईएएस बन गए, वो डीएम हैं और तमाम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं। तो आपका जो मन करे उसको आप प्रायोरिटी पे पढ़िए। आपको मैथ्स लगाने में मज़ा आता है तो आप पहले मैथ्स लगा के जितना होमवर्क मिला उसको किनारे कर दीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो और सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, और अगर उसमें बोरियत होती है तो आप वापस मैथ्स पे आ जाइए। और अपने बच्चों का इंट्यूशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपका बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है या कविता पढ़ना चाहता है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि बच्चे को ज़बरदस्ती डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के चक्कर में हम लोग बच्चों के बहुत सारे साल जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी आज तमाम ऐसे स्किल्स हैं जिसको अगर कर ले तो वो आगे बढ़ सकता है। एक तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। अब कृष्णा मौर्य जी खुद सरकारी नौकरी में हैं, इनके पास ये ITI कॉलेज है, पंकज यादव जी इसके प्रबंधक हैं।
अब आप दोनों बहुत यंग है ना, आप खुद चाहें तो कंपटीशन की तैयारी करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो तैयारी आप हो सकता है कर भी रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके पास ये ज़मीन थी, आपने इस पे एक ITI कॉलेज खोला, और कॉलेज खोलने के बाद केवल आप फीस के रूप में पैसा नहीं कमा रहे हो, उसके साथ साथ आपके जैसे बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए जो प्रयास कृष्णा मौर्य जी और पंकज यादव जी जैसी और पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और इसके साथ ही साथ यही अपने बच्चों को हमको सिखाना है कि पैसा कमा के उसको खाली जेब में नहीं रखना, अपने घर में नहीं रखना है, उस पैसे से आप कैसे और सारी प्रतिभाओं को निखारने का काम कीजिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं। ये काम भी हम लोग को अगले स्टेप में लेके आना है। तो बुद्ध की अंतिम बात यही है कि तर्क, जैसे ना यही बस्ती को जांचिए, परखिए और फिर कसौटी पे कस के देखिए लोग कल्याणकारी है, तब उसको मानिए। तो जो अंतिम पड़ाव है, तर्क करना आप सीख जाएंगे कि मेरे लिए वो पहले वाली शिक्षा सही थी या ये जो अंग्रेजी वाली शिक्षा चल रही है ये सही है, क्योंकि अंग्रेजी ने आपके और हमारे लिए उम्मीदों के जो नए द्वार खोले। अगर अंग्रेजी नहीं होती तो मैं कभी अंग्रेजी की प्रोफेसर नहीं बन पाती, अंग्रेजी नहीं होती तो कभी भी ITI या आप कहीं पे भी कोई भी कंपटीशन है उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। अंग्रेजी पढ़ना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जिन पेरेंट्स ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी वो अपने बच्चों को ऑनलाइन तमाम कोर्सेज के द्वारा अंग्रेजी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, कुछ सीखिए। और एक सबसे अच्छा तरीका जो हम सैनिक स्कूल में बच्चों को बताते थे कि रोजाना 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखिए, 10 वर्ड रोजाना याद कीजिए, 10 वर्ड लिखिए और उसके 2 से 3 मीनिंग लिखिए। तो कम से कम 10 वर्ड जो लिखेंगे वो याद होंगे और साथ में 10 के बाद 20 वर्ड हो जाएगा, उसका मीनिंग याद होगा। तो इस तरीके से आपका एक वोकैबुलरी जो है वो बड़ा एक एनहांस होगा, बड़ा आपका वोकैबुलरी हो जाएगा। आप किसी से जब बातचीत करेंगे तो उन बातचीत में जब आप सुंदर सुंदर वो शब्द जब लेके आते हैं तो उससे आपकी पढ़ाई, आपकी योग्यता दिखती है। जो बेकन ने कहा था, स्टडी सर्व 3 पर्पसेस, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो आपकी योग्यता का प्रदर्शन तब होता है जब आप उन सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा उस मोती को पिरो करके आप किसी के सामने तैयार रहते हैं। तो तर्क करना सीखिए, तर्क से आप एक रेडी मैन बनते हैं। एक ये भी कहावत है कि जो पढ़ते हैं, जब आप रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन और कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, जब आप तर्क करते हैं उससे आप एक रेडी मैन बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ राइटिंग मेक्स अ एग्जैक्ट मैन। एग्जैक्ट का मतलब है कि आपको पूर्ण करती है। तो लिख करके याद ज़रूर करिए। छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, जितना प्रैक्टिस करोगे लिख करके याद करने की, उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल एकदम वो एकदम समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, आपके दिमाग पे वो चिपक जाएंगी, आपके दिमाग में वो एक भारत का संविधान तक लिख दिया। ये योग्यता होती है कि आप विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से अपना धीरज, अपना धैर्य बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे हो। अपने बच्चों को वैसे तो समझा नहीं पाती हूँ, ऐसे कम से कम समझा सकती हूँ। तो जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी बच्चों के साथ में है। तो जिन घरों के बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी, आपके जैसे बच्चे जो कृष्णा जैसे और पंकज जी जैसे बच्चे लोग हैं, आप लोग तैयारी करा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आपको बहुत बधाई भी देती हूँ। इस तरीके से इतना माइन्यूट आपका ऑब्जर्वेशन, और आप जो बाबू दतौली गाँव से, आपके गाँव भी मैं जा चुकी हूँ, आज से करीब 8 साल हो गया मुझे इस क्षेत्र में लगातार आते हुए। तो जो आप लोगों ने इतना माइन्यूटली किया कि यहाँ से यहाँ तक, 4 से 6 तक, फिर 6 से 8 तक, फिर 8 से 10 तक, जो आप जिस स्टेप पे आपने जो प्लान बनाया है, ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने